नमस्कार। एक बार पुनः सभी प्रिय मित्रों का इस लाइव बैच में दिल से स्वागत, अभिनंदन। प्रेम किशोर जी, नमस्कार, स्वागत। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कल अपने सेशन में डिस्कस कर रहे थे पर्सनैलिटी। जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे तो पर्सनैलिटी को हम लोगों ने समझा, व्यक्तित्व की इस उत्पत्ति को समझा कि पर्सनैलिटी जो कि इंग्लिश का वर्ड है उसकी उत्पत्ति, पर्सनैलिटी खुद इंग्लिश का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई, ये हम लोगों ने बात की। उसके बाद पर्सोना जो कि लैटिन का वर्ड है, इसका मीनिंग मुखौटा, नकली चेहरा, बाह्य आडंबर, नकाब, मास्क आदि इसका मीनिंग होता है, ये हमने पढ़ा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर पर्सनैलिटी के हम लोगों ने दो मीनिंग्स पढ़े थे, बिल्कुल विभाजी। चलिए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोगों ने दो मीनिंग्स पढ़े थे, जिसमें एक एंशिएंट मीनिंग था और एक मॉडर्न मीनिंग था। एंशिएंट मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझा कि पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का बाह्य मुखौटा है, पर्सोना है, उसका जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उसके बाहरी गुण और विशेषताएं हैं, चाहे वो उसके रंग को लेकर हो, रूप को लेकर हो, सौंदर्य को लेकर हो, उसकी कद काठी को लेकर हो, उसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर हो, ठीक है ना, उसकी जो भी फिजिकल संरचनाएं हैं उनको लेकर हो, उन सब का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा। वे सभी उसके एक्सटर्नल फीचर्स यानी प्राचीन मीनिंग को प्रदर्शित करते हैं, गौण मीनिंग को प्रदर्शित करते हैं, जबकि आधुनिक और वर्तमान मीनिंग में हम लोगों ने सीखा पर्सनैलिटी व्यक्ति के आंतरिक गुणों की प्रधानता का नाम है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके बारे में बात की कि वाकई बाह्य गुण कौन कौन से होते हैं और आंतरिक गुण कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा की व्यक्तित्व से आशय उसकी आंतरिक गुणों की प्रधानता से है आज के मॉडर्न पीरियड के टाइम पर। फिर साथ में व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समन्वित, समायोजित, संगठित और सामंजस्यपूर्ण स्वरूप और एक अवधारणा है, इसी को हम लोग पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। तो कल का हम लोगों ने रिमाइंड कर लिया। फिर हम लोगों ने प्रांजल पाटिल का नाम लिया, उसका एग्जाम्पल पढ़ा कि उसका रंग, रूप, सौंदर्य या उसकी व्यक्तित्व की संरचना दुनिया की बेहतरीन संरचना नहीं होने के बावजूद उसने भारतीय इतिहास में पहली महिला, अंधी महिला IAS होने का गौरव प्राप्त किया। किस कारण? अपने आंतरिक गुणों की प्रधानता के कारण। राइट बेटा। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल लिया। उनका भी रूप, सौंदर्य, व्यक्तित्व, बाह्य रंग रूप इतना बेहतर नहीं था, लेकिन आंतरिक गुण इतने प्रधान थे कि वो भारत के प्रथम व्यक्ति बने, भारत के सर्वोच्च व्यक्ति बने। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने व्यक्तित्व की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, उनको भी सीखा। वैलेंटाइन अर्जित और जन्मजात गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। जन्मजात वही आंतरिक होते हैं, अर्जित जो कि बाहर से आपने प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, प्रोफेसर वुडवर्थ कहते हैं संपूर्ण गुणात्मकता, यानी बिल्कुल एवरी जो आपके क्वालिटी है, एवरी क्वालिटी और ऐसे सभी प्रकार की क्वालिटीज का जो गुण है, उसकी जो संगठन शक्ति है, जो उसकी संयुक्त अवस्था है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वुडवर्थ। ठीक है, तो फिर उसके बाद मन कहते हैं गुणों, कलाओं, योग्यताओं, क्षमताओं एवं अभिवृत्तियों का विशिष्टतम संगठन, विशिष्टतम योग पर्सनैलिटी है। क्या है बेटा? पर्सनैलिटी है, निश्चित तौर पर। फिर उसके बाद हमने गॉर्डन आलपोर्ट की परिभाषा को पढ़ा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। गॉर्डन आलपोर्ट कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के उन गुणों का नाम है, उन व्यवस्थाओं का नाम है जो मनोदैहिक हैं। मनोदैहिक यानी मानसिक और दैहिक यानी बाह्य, आंतरिक और बाह्य। क्लियर बेटा? साथ में पढ़ा वे डायनामिक होने चाहिए, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, वो गतिशील होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तो आपकी पर्सनैलिटी के बहुत अच्छे गुण हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन उन गुणों को आप अपने जिंदगी में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लगातार अपने पास मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो देन यू आर नॉट ए गुड एंड बेस्ट पर्सनैलिटी। राइट बेटा? सो गतिशील होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए, यानी लोगों से अलग हटकर होने चाहिए। बिल्कुल सुमन, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत। जी हाँ, ये बातें आपको बिल्कुल, अब हमारी क्लास का टाइम परमानेंट हमने 9 बजे का कर दिया है।
कितने बजे का बेटा? 9 बजे का। अब आपको रेगुलर अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप मेरी क्लास में रेगुलर कंटिन्यूअस जुड़े और अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है? कोई डाउट नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके बेटा? तो हम लोग बात कर रहे थे पर्सनैलिटी की, उन डेफिनेशंस की और उन चीज़ों की जिनके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं आपसे की। अब आपको सही मायने में अगर देखा जाए तो गॉर्डन आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की इतनी सारी परिभाषाएं दी, लगभग ऐसा पाया कि परिभाषाओं के संदर्भ में 49 डेफिनेशंस उन्हें मिली और फिर उन्होंने इन सभी परिभाषाओं को सिर्फ 5 कैडर्स में डिवाइड कर दिया 1937 में। अगर हम सीधी सीधी सी बात करें तो गॉर्डन आलपोर्ट ने 1937 में ऐसा पाया, लगभग पर्सनालिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की 49 परिभाषाओं को पाया और उसके बाद उन्होंने इसका सही मूल्यांकन कर सही रूप में 5 तरीके की परिभाषाओं को डिफाइन कर दिया। कितनी तरीके की परिभाषाएं दी? केवल 5 तरीके की परिभाषाएं दी और इसी क्रम में उनकी जो भी सबसे पहली जो, या हम कहें सबसे पुरानी जो परिभाषा थी वो पर्सोना शब्द को लेकर ही थी। यानी उन्होंने कहा कि ये पर्सोना से बना है पर्सनैलिटी, जो कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के साथ हमने एक नाटक अभिनय के दौरान उस मुखौटे को, उस पर्सोना को पहनने के अर्थ में अभिव्यक्त किया, समझा। ये सारी बातें हम लोग आपके साथ कल कर चुके थे। क्या कर चुके थे? कल सारी बातें हम लोगों ने की। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखें, और यहां पर जब आलपोर्ट की सबसे अच्छी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो वो यही परिभाषा सामने आती है। क्या आती है बेटा? यही परिभाषा सामने आती है। इसके अतिरिक्त H.J. आइजेंक ने भी इसकी परिभाषा दी है 1952 में, और वो कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, क्या कहते हैं? एक और अपन आइजेंक की परिभाषा लिख लें क्योंकि वो बड़ी फेमस है, तो उसको और अपन थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। आइजेंक, आइजेंक है ना, अगर पूछी जाए तो आइजेंक की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आइजेंक ने 1952 में एक डेफिनेशन दी। ये व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं? ये सिर्फ 2-3 बातें बतलाते हैं व्यक्तित्व, और ये कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, उसकी प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन, ठीक है ना, इन सब का निश्चित तौर पर एक संगठित रूप है। क्या कहते हैं? उसकी चरित्र, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, उसकी प्रकृति यानी स्वभाव। देखो ध्यान रखना, चरित्र, प्रकृति, वातावरण, ठीक है, उसके साथ साथ ज्ञान शक्ति और शरीर गठन। ज्ञान शक्ति या उसकी बुद्धि जिसे आप कहते हैं, ज्ञान शक्ति, शरीर गठन आदि का
संगठित रूप, आदि का संगठित रूप, आदि का संगठित रूप ही व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है। यह कौन कहते हैं बेटा? आइजेंक कहते हैं। जो वातावरण के साथ, यह भी अच्छी बात कहते हैं, जो वातावरण के साथ, है ना, यह भी गॉर्डन आलपोर्ट की तरह ही बात करते हैं। ये कहते हैं जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, वातावरण के साथ अपूर्व, अनूठा, यूनिक, अपूर्व समायोजन करता है या समायोजन निर्धारित करता है। ये बात कही थी आपके H.J. आइजेंक ने। बस, तो ये एक डेफिनेशन और थी जो 1952 में, गॉर्डन आलपोर्ट 1937 में देते हैं, ये 1952 में देते हैं। बेबी कुमारी जी, स्वागत आपका। आपके पास मुझे लगता है आज क्लास का नोटिफिकेशन किसी के पास भी नहीं आया, इवन मेरे मोबाइल पर भी नहीं आया। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, मैंने आपको समय बता दिया था कि हमारी क्लास का समय अब शाम को 9 बजे होगा, तो मेरे पास भी नहीं आया। मैंने, ये कोई टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हो जाता है। अगर आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया तो भी हमारी क्लास शाम को 9 बजे होगी। आपके पास बैच में तो क्लास आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बैच में भी क्लास नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो थी परिभाषाओं का किस्सा। किसका था? परिभाषाओं का किस्सा था। अब इन परिभाषाओं के बाद हम पहुंचते हैं कि यार एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई मनोशारीरिक शब्द क्या है, गत्यात्मक संगठन क्या है और वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन क्या है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वास्तव में अगर आपको आलपोर्ट पूछेगा तो सीधा सीधा उठाकर प्रश्न बनाएगा। क्या प्रश्न बनाएगा? एक तो मनोशारीरिक वर्ड दे देगा या मनोदैहिक। अच्छा, मनोदैहिक और शारीरिक एक ही मतलब होता है बेटा, कंफ्यूज मत होना। दूसरा वर्ड दे देगा आपको गत्यात्मक संगठन, डायनामिक गत्यात्मक संगठन, और तीसरा शब्द दे देता है एग्जामिनर अपूर्व समायोजन, अपूर्व समायोजन। बस ये 3 वर्ड्स का तो बहुत बड़ा रोल व्यक्तित्व की परिभाषा को डिफाइन करता है। ये जिसके समझ में आ गया, इसका मतलब उसको व्यक्तित्व की शानदार सुपर क्लास डेफिनेशन बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो गई। क्या हो गई बच्चे? पूरी तरह क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरह ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, अब आगे की आगे की बात हम लोग करते हैं। अब आता है आपका व्यक्तित्व वर्गीकरण के उपागमों का किस्सा, है ना। यह आज के टॉपिक में हम बहुत ही यूनिक चीज पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्तित्व वर्गीकरण के उपागम। व्यक्तित्व वर्गीकरण के उपागम, व्यक्तित्व वर्गीकरण के उपागम, ये आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस अबाउट पर्सनैलिटी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हम लोग किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस अबाउट पर्सनैलिटी। आज का ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मजेदार है। अब देखिए बेटा, आपके सिलेबस के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तो इसके सबसे मुख्य उपागम कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। साथ साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस उपागम से पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाँ,
उसके अलावा बाकी और कौन कौन से हैं उन सब की भी यहाँ पर हम उपागमों की चर्चा विस्तृत रूप से करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इन उपागमों को, इन वर्गीकरण के उपागमों को मुख्य रूप से 3 कैडर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे मुख्य रूप से, ऐसा नहीं है, पर्सनैलिटी को क्लासिफाइड करने के बहुत सारे अप्रोच यहाँ पर बताए गए हैं, बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत है। लेकिन अगर हम पीजीटी साइकोलॉजी की बात करें या यूजीसी नेट के सेगमेंट्स की बात करें, तो यूजीसी नेट में यहाँ पर इसके सारे लगभग हमें 8-10 अप्रोच को पढ़ना चाहिए। लेकिन पीजीटी साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग और सबसे ज़्यादा जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके 3 उपागमों से पूछे जाते हैं, 3 अप्रोचेस से पूछे जाते हैं। राइट बेटा, पहला अप्रोच है प्रकार उपागम, प्रकार या प्रकारात्मक, प्रकार उपागम, इसको बोलते हैं टाइप अप्रोच। नंबर 2, जो दूसरे नंबर का उपागम है वो कौन सा है? वो है आपका विशेषकर मनोगतिक उपागम, साइकोडायनामिक मनोगतिक उपागम। इस मनोगतिक उपागम साइकोडायनामिक अप्रोच। ठीक है, और तीसरा उपागम है बच्चों, वो है हमारा शील गुण उपागम या वैशेषिक उपागम के नाम से इसे ज्यादा पढ़ा जाता है। वैशेषिक उपागम, ये सबसे महत्वपूर्ण अप्रोचेज हैं। इसको इंग्लिश में ट्रेट अप्रोच के नाम से पुकारा जाता है, ट्रेट अप्रोच। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई मिस्टेक नहीं करना। अगर हम देखें इस उपागम के प्रतिपादक, प्रकार उपागम के प्रतिपादक हिप्पोक्रेट्स कहे जाते हैं। कौन है बेटा? हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। और मनोगतिक उपागम के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड कहे जाते हैं, सिगमंड फ्रायड। कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और तीसरा जो उपागम है इसके प्रतिपादक गॉर्डन आलपोर्ट कहे जाते हैं। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। अब बात आती है, वेरी गुड इवनिंग नीलम जी, खराड़ी, प्रतीक। ठीक है, ओके। तो यहां पर व्यक्तित्व वर्गीकरण के इन 3 उपागमों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो पर्सनैलिटी को लेकर ये जो उपागम है, ये जो अप्रोचेज हैं, जो पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इस आधार पर हमको सबसे पहले पढ़ना है प्रकार उपागम। कौन सा उपागम? एक एक उपागम की बात करेंगे, दैट इज टाइप अप्रोच। पहला हमारा अप्रोच है टाइप अप्रोच। अब थोड़ा इसको समझिएगा, टाइप अप्रोच, प्रकार उपागम, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? प्रकार उपागम, या इसे प्रकारात्मक उपागम के नाम से भी जानते हैं, प्रकारात्मक उपागम या अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अब कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर ये अप्रोच क्या होता है? एक वर्ड आया, आज तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, ऐसा क्यों सर जी? बेटा नीलम, खिराड़ी, अच्छा माइक को थोड़ा दूर कर लेते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो आप मेरी बात समझें ध्यान से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आज नोटिफिकेशन मेरे पास भी नहीं आया, आप ही के पास नहीं, मेरे खुद के पास भी नहीं आया, मेरे मोबाइल फ़ोन में भी नहीं आया। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, शायद इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, अदरवाइज तो नोटिफिकेशन आना चाहिए था, है ना। उसकी मैंने कंप्लेंट आगे सेंड कर दी है,
आप अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो टाइप अप्रोच, प्रकारात्मक उपागम की आज हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। पहली बात यह सबसे पुराना उपागम है। इसके प्रतिपादक कौन है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। प्रतिपादक हैं इसके सिगमंड फ्रायड। कौन है बच्चे, सिगमंड फ्रायड है, वो सॉरी हिप्पोक्रेट्स है। कौन है, हिप्पोक्रेट्स। इसके प्रतिपादक बेटा हिप्पोक्रेट्स हैं। और ये हिप्पोक्रेट्स जो थे वो यूनानी चिकित्सक थे, यूनानी चिकित्सक है ना, ग्रीक डॉक्टर थे ये, एक यूनानी चिकित्सक थे बेसे से। और इनका जो टाइमिंग है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास है, ईसा पूर्व के आसपास है। कितना है, 400 बीसी। कितना है बेटा, 400 बीसी है। ठीक है, बिल्कुल रश्मि बेटा, चलिए। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आज बहुत सारे बच्चे इसीलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि भाई उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। तो ये एक समस्या रही है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये आज ही क्रिएट हुई है। बाकी ऐसा नहीं होता है, बाकी तो कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आ रहा था आप लोगों के पास, लेकिन आज तो मेरे पास खुद के पास भी नहीं आया। ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। आज हम पर्सनैलिटी का फर्स्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं, दैट इज टाइप अप्रोच। कौन सा है, टाइप अप्रोच। बिल्कुल ठीक है अमित जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो टाइप अप्रोच में हम और क्या पढ़ेंगे, देखिए टाइप अप्रोच को एक और तरीके से हम पढ़ सकते हैं। यह है व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन उपागम है, सबसे प्राचीन उपागम है। कैसा उपागम है बेटा, सबसे प्राचीन उपागम है। मैं आपको अभी एक बात कह रहा था कि किसी बच्चे का ये क्वेश्चन बन सकता है, सर ये अप्रोच क्या होता है, ये उपागम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल उपागम, यहां पर आपका जो उपागम है, आपकी जो अप्रोच है वो है पीजीटी साइकोलॉजी, या आपका जो भी टारगेट है दैट इज योर अप्रोच। वो क्या है, अप्रोच। अब आपकी अप्रोच है कि आप साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से सीख लें, आपकी अप्रोच साइकोलॉजी तक है। अब उस साइकोलॉजी की उस अप्रोच तक पहुंचाने के लिए, उस अप्रोच को बेहतर ढंग से आप तक समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कई प्रकार के मेथड्स यूज करता हूं, कई तरीके विधियां और अपनाता हूं। और एक मेथड के लिए, एक मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए, एक मेथड को डिलीवर करने के लिए मुझे अनेक प्रकार की टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है। कभी मैं कहानी सुनाता हूं, कभी मैं डेली लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं, कभी मैं किसी बच्चे का नाम लेकर के उसका कोई एग्जाम्पल बना देता हूं। तो ये क्या है मेरा मकसद, मेरा मकसद ये है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं व्हाट अबाउट अप्रोच। ये अप्रोच क्या है ना। आपसे कभी आप कोई पूछ ले कि व्हाट अबाउट अप्रोच, उपागम क्या है, उपागम या अप्रोच क्या है। अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप इसका उत्तर देने वाले क्या हो, ये क्या है। तो आपका सीधा आंसर होगा ये है भैया अप्रोच। एक तो मैंने बना दिया ये वाला सर्किल, ठीक है, दूसरा बना दिया ये वाला सर्किल, और तीसरा बना दिया ये वाला सर्किल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है।
हाँ ठीक है, चलिए बेटा, बिल्कुल। तो यहां पर मैंने ये 3 सर्किल बना दिए, एक सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा वाला जो है ना, ये आपका अप्रोच है, इसमें मैंने ए लिख दिया, और यहां पर इसमें मैंने एम लिख दिया यानी मेथड्स, और इसमें मैंने आपका टी लिख दिया, यानी अप्रोच सबसे बड़ा होता है। एक अप्रोच को समझाने के लिए, एक अप्रोच तक पहुंचने के लिए कई सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। तो अप्रोच में मेथड होते हैं और मेथड्स में टेक्निक होती है। यानी मान लो मैं आपको स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाना चाहता हूं। मेथड मैंने क्या यूज किया? स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाकर। अब उस कहानी को मैं मेरी टेक्निक्स क्या है, क्या प्रविधियां हैं, क्या मैं खुद कहानी का पात्र बन रहा हूं, क्या मैं कहानी को पूरे जेस्चर्स के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जेस्चर्स के साथ, अगर हाव भावों के साथ पूरी कहानी प्रस्तुत करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, आप खुद उसमें पार्टिसिपेशन देने लग जाओगे। तो वो मेरी अपनी टेक्निक है, लेकिन विधि कौन सी थी? स्टोरी। मुझे कहानी सुनाकर आपको चीज समझानी है। तो एक तरीका होता है, अप्रोच जो होती है वो व्यापक होती है, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपकी अप्रोच हाँ भाई, अब साउंड प्रॉपर आ रही है? मुझे लगता है आ रही होगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ देख लेता हूं। तो जब प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत फटाफट उसको चेंज कर लेते हैं। चलिए, यस बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। आवाज आ रही है भाई, बेबी जी आवाज तो आ रही है, हमें तो आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? तो टाइप अप्रोच की कुछ विशेष बातें। अब देखिएगा, ये टाइप अप्रोच, एक और मेरा बड़ा प्रश्न आपसे बनता है। चलिए, वो ठीक बात है कि टाइप अप्रोच पहला है, ये क्लियर हो गया, लेकिन सबसे बड़ा उपागम आखिर क्यों है? ये एक नया प्रश्न। सबसे बड़ा उपागम होने के पीछे सिर्फ एक ही तर्क है कि इसके पीछे सिर्फ एक बड़ा तर्क है, और वो सिर्फ ये है कि इसमें अनेक प्रकार की अवधारणाएं, अनेक प्रकार के व्यक्तित्व के सिद्धांत समाहित हैं, जिसमें हम लोग भारतीय दृष्टिकोण पढ़ेंगे, आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के
अप्रोचेज को या बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जब हम हिप्पोक्रेट्स की बात करेंगे, हिप्पोक्रेट्स की अभी बात नहीं की है हम लोगों ने, तो व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण हम हिप्पोक्रेट्स के अनुसार अगर करें, अगर जानें, अगर समझें, तो ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 प्रकार के शारीरिक द्रव होते हैं, फ्लूइड होते हैं, ह्यूमर होता है, रसायन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, कफ प्रवृत्ति वाले और अधिक रुधिर वाले, कोलेरिक, मेलनकोलेरिक, संगुइन और प्लेग्मेटिक। इस प्रकार से इन्होंने यानी हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हो गई? तो निश्चित तौर पर जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें बिल्कुल साफ सुथरी समझ में आ जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जिन व्यक्तित्व की ये बात करते हैं, उन सब में सबसे पहले आज के दृष्टिकोण में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पहला सिद्धांत, और पहला सिद्धांत है आपका भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। अब आपसे अगर पूछा जाए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीनिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग टाइप अप्रोच पढ़ रहे हैं, और टाइप अप्रोच का पहला सिद्धांत है इंडियन थॉट। क्या है? इंडियन थॉट। कि भारतीय जो विद्वान हैं, भारतीय जो शिक्षक हैं, आप जैसे, हम जैसे टीचर्स जो हैं, वो व्यक्तित्व को किस आधार पर डिफाइन करते हैं, ये पहला तर्क आता है। तो जब आप भारतीय दृष्टिकोण पढ़ रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय विद्वानों ने व्यक्तित्व का आधार यानी इसका जो बेस है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि पर्सनालिटी को भारतीय विद्वानों ने, इंडियन थिंकर्स ने, इंडियन टीचर्स ने, अथवा इंडियन आइडियोलॉजी ने, इंडियन थॉट्स ने या इंडियन थिंकर्स ने किस आधार पर डिफाइन किया? तो आधार था गुण, क्वालिटी। क्या था बेटा? क्वालिटी। अब मेरी एक बात आप समझ लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी व्यक्ति में जैसा गुण होता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। हम भारतीय यही मानते चले आ रहे हैं। हम इसी बात की वकालत करते चले आ रहे हैं कि जिस व्यक्ति में जैसा गुण होगा, जैसी क्षमताएं होंगी, जैसी कलाएं होंगी, उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। निश्चित तौर पर यह भारतीय मनीषियों का, भारतीय विद्वानों का तर्क है, और इस आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को कितनी श्रेणियों में बांट दिया? तो अगर आपसे श्रेणियों का प्रश्न पूछा जाए तो श्रेणियां इसकी हैं बेटा 3 हैं। कितनी हैं? 3। अब भाई 3 कौन कौन सी हैं? देखो मेरी बात को ध्यान से समझ लो। पहली है बेटा सतोगुणी टाइप के व्यक्ति। कैसे? सतोगुणी। दूसरे हैं रजोगुणी, और तीसरे हैं तमोगुणी। कौन से हैं बेटा? तमोगुणी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने इन गुणों को जरूर सुना ही होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है ना? निश्चित तौर पर आपने इन गुणों को जरूर सुना और पढ़ा होगा। अब जहां पर इन गुणों की जब बात आती है तो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हुए चले जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि भारतीयों ने इसको इन गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया? क्या रीजन था कि व्यक्ति में इस प्रकार के शील गुण विद्यमान रहते हैं, और उन शील गुणों के आधार पर भारतीय मनीषी व्यक्तित्व को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो सीधे सीधे से अर्थ में हम सीखेंगे, हम जानेंगे, हम पाएंगे कि निश्चित तौर पर ये जो व्यक्तित्व है ना,
व्यक्तित्व है उसमें 3 प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से बेटा? सतोगुणी। सतोगुणी मतलब सत्यनिष्ठ, जो लोग सदैव सत्य का पालन करते हैं, कभी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, हमेशा सदा सत्य बोलते हैं, आदर्शवादी होते हैं, उच्च नैतिक पराकाष्ठाओं से युक्त होते हैं और हमेशा अपने मन मस्तिष्क में परोपकार का भाव रखते हैं, कभी भी हिंसा की भावना नहीं रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष कलह की भावना बिल्कुल नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को सत्य या सतोगुणी युक्त व्यक्तित्व माना जाता है भारतीय मनीषियों के अनुसार। निश्चित तौर पर हाँ, कई बार तो ऐसे लोग भी देखे होंगे आपने कि जैसे एक एग्जाम्पल हम दें तो राजा हरिश्चंद्र, भारतीय संस्कृति में एक राजा हुए, एक किंग हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र था। पता है वो इतने सत्यवादी थे, इतने अडिग थे कि उनका राजपाट चला गया, उनके पत्नी और बच्चे उनसे जुदा हो गए, लेकिन उन्होंने जब उनकी परीक्षाएं ली गई, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आखिरकार विजय भी सत्य की ही हुई। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं सतोगुणी कहलाते हैं, परोपकारी होते हैं, नैतिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धनी होते हैं, ईश्वरीय शक्ति को मानने वाले होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे इसके ठीक अपोजिट होते हैं। कौन? तमोगुणी। तम का मतलब ही अंधकार है, तम का मतलब ही अंधकार है, यानी वे लोग जो पाश्विक हैं। पाश्विक जानते हो? लाइक एनिमल, पाश्विक लाइक एनिमल, यानी जो पशुओं के जैसे व्यवहार करते हैं। पशुओं में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता, आपने देखा होगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर, बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, देयर इज नो रिलेशन। ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, पाश्विक प्रवृत्ति के, तामसी, जिनके जीवन में सिर्फ अंधेरा होता है, जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं। कैसा भाव रखते हैं? ईर्ष्या करते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं। हाँ बेटा, क्लियर हो गया। तो इसका संबंध आप समझे। पाश्विक वे लोग जो काम प्रवृत्ति के पीछे दौड़ते फिरते हैं। अरे सिंपल, ऐसे लोग अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वे लोग तमोगुणी प्रवृत्ति के धनी होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, असामाजिकता, अनैतिकता, लेकिन अवसरवादी, मौका आने पर चौका मारने वाले, कौन? तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कौन होते हैं बेटा? तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि ये जो लोग हैं ये कैसे हैं, रजोगुणी कैसे हैं? आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। रजोगुणी व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं वो होते हैं मिश्रित टाइप के, यानी जिसमें सत प्लस तम दोनों गुण विद्यमान होते हैं, यानी मिश्रित व्यक्तित्व के धनी, मिक्स्ड होते हैं, सत और रज दोनों प्रकार का, यानी ये श्रेष्ठ प्रकार का व्यक्तित्व है। कैसा व्यक्तित्व है बेटा? श्रेष्ठ प्रकार का व्यक्तित्व है। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आपको बहुत सारी विशेषताएं इनके बारे में बताई, इनको आपको दिमाग में सेट रखना है, फाइनली माइंड में सेट रखना है। ठीक है, तो अगर हम इसके पीछे थोड़ा सा इसकी 2-3 बातें और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। भारतीय विद्वान सतोगुणी
वो कहते हैं सत्यनिष्ठ होते हैं, ये आदर्शवादी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होते हैं ये। उसके बाद नैतिक होते हैं, ठीक है, धार्मिक होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है सामाजिक नहीं होते, होते हैं, ठीक है। परोपकारी का गुण, परोपकारिता का गुण होता है, परोपकारिता का गुण इनमें होता है आदि। ऐसे व्यक्तित्व के धनी कौन कहलाते हैं? सतोगुणी कहलाते हैं। रजोगुणी ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसमें सत और तम नामक गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए ये नेता, नेतृत्व क्षमता का गुण इनमें होता है, नेतृत्व क्षमता का गुण होता है। ये यथार्थवादी होते हैं। कैसे होते हैं? यथार्थवादी, यथार्थवादी होते हैं यानी वास्तविक होते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग वाले होते हैं। क्या सही है क्या गलत है उसमें सही डिफरेंस करते हैं, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज बैड, उसमें सही डिफरेंस कर पाने में कैपेबल होते हैं। कौन? रियलिस्टिक होते हैं ये। क्लियर है बेटा? और पार्श्विक प्रवृत्ति के इनका सीधा संबंध कामुक प्रवृत्ति से, ये कामुक होते हैं, अनैतिक होते हैं, ठीक है, और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं आदि। तो ये आपके तमोगुणी व्यक्तित्व की विशेषताएं हो गई। ये मौका आने पर अपने उसी गुण को प्रधान व्यक्तित्व में स्थापित कर उसी प्रकार के कार्य संचालन में निमग्न होते हैं। ऐसे लोगों को रजोगुणी व्यक्तित्व का धनी कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है। कौन सा दृष्टिकोण? भारतीय दृष्टिकोण। अब दूसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। ये दूसरे नंबर का सिद्धांत है, आधुनिक दृष्टिकोण के लोग क्या कहते हैं। मॉडर्न, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में व्यक्तित्व क्या है। आज के बहुत अधिकांश लोग व्यक्तित्व की परिभाषा किस आधार पर देते हैं, उनका क्या तर्क है, व्यक्तित्व उनके मायने में क्या है, व्यक्तित्व आखिरकार कहते किसे हैं। ये कई सारे प्रश्न आज के प्रेजेंट टाइम के विद्वानों के अनुसार क्या हो सकता है वो हम पढ़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो पहला प्रश्न तो आपका वही बनता है कि भाई बता दो कि आज के आधुनिक विद्वान व्यक्तित्व विभाजन का आधार किसे बतलाते हैं, बेस क्या है। तो इनका आधार क्या है? सिंपल, मानव का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें इस वाले टॉपिक को, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप समझें कि आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान कहते हैं कि यार ये जो व्यक्तित्व है ना, सही मायने में तीन तरीके की स्वभाव वाले लोगों के रूप में वर्गीकृत होता है। यानी इस दुनिया में तीन प्रकार के नेचर के लोग होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटीज अबाउट देयर नेचर। व्यक्तित्व उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनके नेचर के आधार पर कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज द concept of modern period, that is the theme of modern period about personality, very simple। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई नेचर के आधार पर, जैसा आदमी का नेचर होता है ना यार, जैसा व्यक्ति का नेचर होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। अब आपका नेचर ही खराब है, आपका स्वभाव ही, प्रकृति ही खराब है। कुछ लोग कहते हैं ना, और यार ये देखो तो कभी हंसता ही नहीं है, कभी बैठ के बात ही नहीं करता है,
कभी हमारे साथ बतियाता ही नहीं है। अरे यार, इसका तो नेचर ही खराब है। ये तो बहुत खूंसट आदमी है, ये तो बहुत रूड आदमी है यार, इससे मुझे बात ही नहीं करनी। वो अपने मन में एक धारणा डेवलप कर लेता है। आखिर क्या? अरे भाई, आपकी एक्टिविटीज में, आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में आपका एक प्रकृति, आपका एक नेचर दिखाई दे रहा है उसको। वही तो व्यक्तित्व है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मॉडर्न पीरियड के लोग, विद्वान यही बतलाते हैं कि यार व्यक्तित्व 3 श्रेणियों में डिवाइडेड है। श्रेणियां कितनी बेटा? अगर आपसे प्रश्न पूछे भाई प्रेजेंट टाइम के लोग श्रेणियां कितनी श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, तो भैया 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां बेटा? 3। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 प्रश्न तो आपके यही बन गए कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मॉडर्न पीरियड के जो लोग हैं, विद्वान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, मनीषी हैं, वे सब पर्सनैलिटी को कितने सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और किस बेस पर करते हैं। तो पहला प्रश्न बेस यानी किसके आधार पर? नेचर के आधार पर। और दूसरा कौन सा? 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लाइक अभी आपको पता ही होगा 18 जून को नेट जेआरएफ के पेपर में भी यहां से प्रश्न बन गया था, यूजीसी नेट में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, आइजेंक वाला। कौन सा पूछ लिया? आइजेंक पूछ लिया। और एक पूछ लिया आपका प्रकारात्मक उपागम में, जो अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न तो यहीं से बनते हैं घूम फिर करके आखिरकार, है ना। तो यूजीसी नेट का सिलेबस थोड़ा सा व्यापक है आपसे, मतलब लगभग हम कहें 40% कुछ ज्यादा है बस। बाकी तो 60% हम इसी बैच में आपको पढ़ा देंगे। 50 से हाँ। नेचर का मतलब स्वभाव। अरे भाई, जो स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देता है, जो आपकी हर एक क्रिया में दिखाई देता है, जो आपके डेली रूटीन में दिखाई देता है कि यार एक व्यक्ति है जो हमेशा शर्मीला है, तो लोग आपको शर्मीला कहना शुरू कर देंगे, है ना। एक व्यक्ति है जो बहुत ईमानदार है, तो ओवरऑल आपकी क्रियाशीलता, आपका व्यवहार, आपकी गत्यात्मकता, आपकी जो भी डेली रूटीन के जो सेगमेंट है, उनमें आपका स्वभाव दिखाई देता है। और उस स्वभाव के आधार पर, उस आचरण के आधार पर आपको उसी नाम से पुकारा जाने लगा है। सिंपल, मैं आपको एक समझाता हूं। मान लीजिए प्राचीन काल में या अभी भी किसी का नाम तोंदूराम है, तो इसका मतलब वो बचपन में, अपने बचपन काल में तोंदू टाइप का व्यक्ति रहा होगा, है ना। किसी का नाम भोंदूराम है, या किसी का नाम लल्लन टॉप है, या किसी का नाम शीला की जवानी है, एवरीथिंग। अरे यार, उस नाम के पीछे एक कहानी छिपी पड़ी है, और उस नाम के पीछे जो कहानी है सचमुच वही उसके स्वभाव को, उसके नेचर को डिफाइन करता है। दैट इज द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड। आज आप देख लीजिएगा, आज आप व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर उसको उस नाम से जानने लगे हैं। व्यक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर आपने उसका स्वभाव ही वैसा ही समझ लिया है। यार कोई हंसमुख प्रवृत्ति का है तो आप कहेंगे यार ये तो बेहुदा टाइप का आदमी है, हर बात पे हंसता रहता है, अपने दांत दिखाते रहता है। आपने उसको ऐसे नेगेटिव अप्रोच में ले लिया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। लाइक एक मेजरमेंट आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी बताते हैं, देखो मेरे मित्रों। एक होता है भावुक स्वभाव वाले, इमोशनल टाइप के। भावुक यानी इमोशनल, ठीक है, याद रखना। दूसरे होते हैं कर्मशील, दूसरे कौन से होते हैं? कर्मशील होते हैं, है ना। वर्कर टाइप के लोग होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? वर्कर टाइप के लोग होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? वर्कर टाइप के लोग होते हैं, है ना। वर्कर, इनको आप क्या कह सकते हैं? वर्कर। इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं। और तीसरे होते हैं विचारशील।
यानी कल्पनाशील भी नहीं कह सकते हैं आप लोग, थिंकर टाइप के लोग। चलिए, इमेजिनेटिव टाइप के लोग जो होते हैं इनको हम विचारशील कहते हैं। ओवरऑल कहने का अभिप्राय ये हुआ, मॉडर्न पीरियड के प्रेजेंट टाइम के जो विद्वान हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो लोग हैं, पर्सनैलिटी को 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इमोशनल, वर्कर टाइप के इंडस्ट्रियस लोग, और विचारशील यानी थिंकर इमेजिनेटिव टाइप के लोग। ओके बेटा, यहां पर 3 प्रकार के भाव आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम है गैलीलैंड। जिनका नाम क्या है? गैलीलैंड है। एक मनोविज्ञानी है जर्मनी के जिनका नाम है गैलीलैंड। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये गैलीलैंड भावुक प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के लोगों को बेटा? भावुक प्रकार के, इमोशनल टाइप के लोगों को मिस्टर गैलीलैंड ने फिर से 4 श्रेणियों में बांट दिया है। कितनी श्रेणियों में बांट दिया बेटा? 4 श्रेणियों में। मेरा मतलब ये हुआ कि इमोशनल टाइप के लोग गैलीलैंड के अनुसार इस दुनिया में 4 तरह के होते हैं। यानी इमोशनल भाव भी 4 तरह के होते हैं। भाव, स्वभाव प्रकृति तो होती है, कोई कर्मशील होता है, बहुत कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है, वो उसका नेचर है। कोई बहुत भावुक होता है, खासकर लड़कियों की बात करें, अगर वो रोड पर जा रही हैं और उनकी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट केस हुआ, तो वो उस एक्सीडेंट केस को देखकर वो उन लोगों को तो बाद में रोना आएगा, पहले उसे रोना आ जाता है। तो भावुक टाइप के लोग, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसी स्थिति में बहुत हिम्मत रखते हैं, कुछ लोग अपने आप को स्टेबल रखते हैं, कुछ लोग हर एक बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के जो स्वभाव होते हैं, भाव होते हैं हमारे व्यक्तित्व के, उन भावों के आधार पर व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं मॉडर्न पीरियड के लोग। और इस भावुक श्रेणी को गैलीलैंड ने फिर से 4 श्रेणियों में बांट दिया। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि पहले भावुक स्वभाव वाले लोगों को पढ़ लेते हैं। इमोशनल टाइप के लोग, भावुक प्रकृति या स्वभाव वाले। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है यहां से बनेगा। ओके, आप ध्यान से समझें। भावुक प्रकार के लोगों को मिस्टर गैलीलैंड ने जर्मनी के थे। गैलीलैंड जर्मनी ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया सिर्फ भावुक प्रकार के लोगों को। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा? 4 कैटेगरीज में। अब पहली कैटेगरी कौन सी है? देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। दैट इज प्रसन्नचित्त। नंबर 2 चिड़चिड़े। नंबर 3 उदासीन। और नंबर 4 विचारशील। मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, नोट्स में क्या है, ये सब चीजें छोड़ो। आप क्लास को जितनी बार ज्यादा बार सुनोगे, जितनी ज्यादा बार सुनोगे और देखोगे, उतना ही टैलेंट आपके अंदर विकसित होगा, उतनी ही समझ आपके अंदर विकसित होगी। और आप, बहुत सारे बच्चे सिर्फ नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं। अरे नोट्स तो मार्केट में भी मिल जाते हैं, किताबें में लिखी लिखाई मिलती हैं, लेकिन वहां उससे काम नहीं चलेगा। अरे मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया, कौन सी स्टोरी सुनाई, कौन सा किस्सा सुनाया, क्या उसकी डेली लाइफ से कैसे उसको रिलेट किया, वो आपको सुनना जरूरी है। उसी से आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग सिद्ध होती है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप मोर एंड मोर टाइम क्लासेज को सुना करो जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हो, क्योंकि आपको पता ही है कि यार एक हम लोग सिर्फ साइकोलॉजी के दम पर पीजीटी बन जाएंगे, तो फिर कमी क्यों रखें, गुंजाइश क्यों छोड़ें? किसी हाल में भी नहीं, किसी कंडीशन में नहीं, राइट?
तो हम वही बात कर रहे हैं। अब प्रसन्नचित्त मान लीजिए व्यक्तित्व है, तो ये कैसे होते हैं? हास्य प्रिय होते हैं, हंसते रहते हैं, हास्य प्रिय होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मस्त मौले होते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। सदैव क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल यादव जी, सदैव खुश रहते हैं, यानी इनको कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, यानी कोई भी दुनिया की कोई भी घटना इनको विचलित नहीं कर सकती। ये तो सदा मुस्कुराते रहते हैं, इनके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है। कोई मरे या जिए इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे लोगों को गैलीलैंड प्रसन्नचित्त स्वभाव का कहते हैं 100%। दूसरे होते हैं चिड़चिड़े। दूसरे कैसे होते हैं? चिड़चिड़े, है ना, यानी क्रोधी, क्रोध व एवं आवेश, क्रोध एवं आवेश युक्त होते हैं। यानी आप खासकर महिलाओं को देखिएगा, जब वो रसोई घर में खाना बना रही हैं या फिर कोई भी काम कर रही हैं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा आप मानिएगा नहीं, ठीक है। जब उस वक्त और एग्जाम नजदीक है उनका, वो तैयारी भी कर रही हैं, हमारी बैच की, लाइव बैच की स्टूडेंट हैं, और वो एग्जाम नजदीक है और वो खाना बना रही हैं, या लेट रात को पढ़ कर के सोई हैं और सुबह उन्हें थोड़ा सा लेट तक सोना भी है, तो पार्टनर भाई साहब कहते हैं कि यार चाय बना लो, तो पता है भाई साहब नींद तो बाद में खुलेगी, लेकिन उनका चिड़चिड़ा स्वभाव पहले आ जाएगा। क्रोध, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारे बच्चों की भी खैर खबर रखती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, नौकरी भी मुझसे चाहिए, क्या तुम मुझे उठकर एक कप चाय नहीं बना सकते? शर्म की बात है। ऐसा चिड़चिड़ापन, यानी जब व्यक्ति अपनी हर क्रिया के दौरान, अपने हर व्यवहार के दौरान अपने क्रोध और आवेश को प्रकट करता है, चिड़चिड़े स्वभाव का कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, क्लास का नोटिफिकेशन आज नहीं मिला था, मुझे पता है, मुझे खुद को भी नहीं आया, मेरे किसी भी फोन पर एक पैर भी नहीं आया। बिल्कुल, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, आप उसकी कोई चिंता नहीं करो, कल ये ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन क्लास हमारी 9 बजे मतलब 9 बजे, तब आपको बिना नोटिफिकेशन के जुड़ना चाहिए। ओके बेटा, चलिए। तो उदासीन कैसे होते हैं भाई? ये स्थिर स्वभाव के होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चे? स्थिर स्वभाव वाले। अब ये स्थिर, स्टेबल, यानी अगर घर में किसी की डेथ हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कि वैसे हैं। और छोटे भाई या बहन का सिलेक्शन हो गया, वो पीजीटी साइकोलॉजी सेलेक्ट हो गया, उसके बाद भी चेहरे पर वही भाव है, यानी किसी की डेथ हो गई तब भी वही, और किसी का सिलेक्शन हो गया तब भी वही। यानी सभी प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे वो अनुकूल हो, चाहे वो प्रतिकूल हो, चाहे वो कैसी भी हो, सभी प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे स्वभाव वाले स्थिर प्रकृति के लोग, स्टेबल लोग उदासीन कहलाते हैं गैलीलैंड के अनुसार। ओके माय डियर, अगली बात, विचारशील। ये तो आप जानते ही हैं। ये तो कैसे होते हैं? ये तो कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाशील। और जो कल्पनाशील होते हैं अमूर्त चिंतन के धनी होते हैं। कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं। और जो अकेले रहना पसंद करते हैं वो असामाजिक जरूर होते हैं। कैसे होते हैं? असामाजिक जरूर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बिल्कुल इनसोशियल होते हैं, सामाजिक नहीं होते। लैक ऑफ सोशियलिटी इनमें होती है, सामाजिकता का अभाव होता है, क्योंकि ये विचारों में, सपनों में, दिवा स्वप्नों में, अपनी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, है ना। इसीलिए ये शारीरिक रूप से दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, इनके कंधे झुके हुए जैसे सारी दुनिया का बोझा ये ढो रहे हों। ऐसे व्यक्तित्व के धनी विचारशील प्रकृति वाले होते हैं अकॉर्डिंग टू गैलीलैंड।
प्यारे बच्चों, यहां पर लेकिन इनकी लेखन कला में, यानी लिखने की जो कला है ना, वो बड़ी उत्तम होती है। ये बोलते कम है, मितभाषी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, असामाजिक होते हैं, लेकिन तार्किक बहुत होते हैं, होशियार, इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा होते हैं। आप देख लो, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, विचारक, लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि सभी इसी श्रेणी में आते हैं, इसी कैडर में आते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित तौर पर इस प्रकार के व्यक्ति विचारशील जो होते हैं वो प्रतिभाशाली तो होते हैं, दार्शनिक विचारक श्रेणी में जरूर आते हैं, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में तो बहुत ध्यान देते हैं, अपनी किताबों से प्रेम करते हैं, लेकिन समाज से कोई प्रेम नहीं करते, समाज के साथ ना उठते हैं ना बैठते हैं, इनको अकेला रहना पसंद है। तभी तो वैज्ञानिकों को लोगों ने पागल कहा है, सनकी कहा है। क्यों कहा? आखिर क्या वजह थी? सिर्फ यही वजह थी और कोई वजह नहीं थी। ये पागल हैं, ये सनकी हैं, किसी की नहीं सुनते थे, अपनी मस्ती में मस्त, अपनी इन्वेंशन, अपनी खोज और आविष्कार में डूबे रहते थे। कौन? विचारशील लोग। इसीलिए असामाजिक हैं, एकांत प्रिय हैं, एकाकी हैं, अमूर्त चिंतन वाले हैं, अंतर्मुखी हैं, आदर्शवादी हैं। अपने नियम, आदर्श मतलब अपने नियम, अपने मूल्य, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले। दुनिया की कोई ताकत इन्हें मोड़ नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत इन्हें सामाजिक नहीं बना सकती। ऐसी प्रवृत्ति के धनी लोगों को गैलीलैंड विचारशील व्यक्तित्व का धनी कहता है। तो कैसे कैसे भाव होते? प्रसन्न रहने वाला भाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, उदासीन का भाव और विचारशीलता का भाव। ऐसे व्यक्तित्व को इन्होंने, गैलीलैंड ने व्यक्तित्व की इन श्रेणियों में बांट दिया। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पहला व्यक्तित्व पढ़ लिया, भावुक होता है, दूसरा कर्मशील होता है। भावुक को गैलीलैंड ने पूरे अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर नहीं हुआ हो अभी भी किसी बच्चे का तो पूछ सकता है। अगला देखो, अब आते हैं कर्मशील व्यक्तित्व की तरफ। कर्मशील, प्यारे बच्चों, ये जो व्यक्तित्व है दूसरे नंबर का, ये कर्मठ होते हैं। कैसे होते हैं? कर्मठ होते हैं, कर्मठ होते हैं, यानी क्रियाशील होते हैं। जो क्रियाशील होते हैं, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, ठीक है ना। ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक होते हैं, फुल एनर्जेटिक। किसी काम में इनको कोई कंजूसी नहीं, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ना इनका कभी सिर दर्द होता है, ना इनके कभी पैर दर्द होते हैं, ना इनका कभी स्टोमक, कोई फिजिकल पेन नहीं, और होता है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसे कर्मठ, लेकिन अपने कर्म में लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे लोग कर्मठ और कर्मशील प्रवृत्ति के धनी होते हैं, ऐसा आधुनिक विद्वान बतलाते हैं। ठीक है बच्चों, ऊर्जावान होते हैं, है ना। और कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। और कैसे होते हैं? साहसी होते हैं, साहसी होते हैं, उद्यमी होते हैं, है ना। इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती, राइट। उसके साथ साथ ये और कैसे होते हैं भैया? बढ़िया हट्टे कट्टे मजबूत कदकाठी वाले होते हैं, सुदृढ़ मांसपेशियों वाले होते हैं, और इसी आधार पर इनको सामाजिक भी कहा जाता है। लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें होती है, नेतृत्व क्षमता का गुण होता है, नेतृत्व क्षमता का गुण। लीडर, नेता टाइप के लोग लचीले होते हैं, लचीला समायोजन। प्यारे बच्चों, ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला समायोजन आखिर होता क्या है? व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी? इट मींस ऐसे वे लोग जो जैसा देश वैसा भेष वाली प्रकृति रखते हैं। जैसी परिस्थितियां होती है
जैसी सामने नीड होती है सोसाइटी को, वैसा ही उनका व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को यहां पर लचीले समायोजन वाला व्यक्तित्व कहा जाता है। बात क्लियर हो गई क्या बेटा? सर जी आप बुद्धि वाले टॉपिक की पीडीएफ डालना भूल गए। ओ हो सॉरी। चलिए ठीक है, कल संडे है ना, कल मैं फ्री हूं, आपके बहुत सारे काम निपटाऊंगा मैं, आप चिंता ना कीजिएगा। कल मेरी ऑफलाइन क्लासेस की भी छुट्टी है, इसलिए आपका बहुत सारा काम कर दूंगा मैं, आप चिंता ना करो। कल बुद्धि वाले टॉपिक यानी 3rd वाले यूनिट की आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी, सारे बच्चे डाउनलोड करके उसे पढ़ें। और पता है पीडीएफ में आपको कौन सी दे रहा हूं बेटा? ये यूनिट वाइज पीडीएफ जो यहां पर पढ़ा रहा हूं ना बोर्ड पर, वो मसाला दे रहा हूं आपको, जिसका प्रिंट भी निकाल सकते हो मेरे दोस्त। इसलिए आप चिंता ही ना करो, आप तो बस पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, है ना। लेकिन बस मुझे एक ही उम्मीद आपसे है, एक ही अपेक्षा है कि ऐसा रिजल्ट बना दो इस बार, बस साइकोलॉजी में सिर्फ एक ही डंका बजे। किसका? आपके व्यक्तित्व का, आपकी काबिलियत का, आपके टैलेंट का और आपकी सफलता का। बस यही मेरा पर्पज है और यही मेरा उद्देश्य है। राइट बेटा? तो लचीला समायोजन, जैसा देश वैसा भेष, है ना। यानी आप, अच्छा हमारे नरेश भैया जी पूछ रहे पीडीएफ कहां पर मिलेगा? माय डियर, आपके इसी लाइव बैच में जिसमें आप पढ़ रहे हो ना, हर यूनिट के बाद उसका पीडीएफ डला हुआ है। 1st यूनिट का डला हुआ है, 2nd यूनिट का डला हुआ है, 3rd यूनिट इंटेलिजेंस का हम कल आपको डाल देंगे। ठीक है माय डियर, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप कोई टेंशन नहीं करें, ये जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं, इसीलिए इसको आधुनिक विद्वान सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कहते हैं। कौन सा व्यक्तित्व कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व। कौन सा है भैया? कर्मशील है, कर्मठ है, क्योंकि ये सबसे अच्छे लोग होते हैं, ये सबसे बढ़िया लोग होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा कहा है प्रेजेंट टाइम के विद्वानों ने, लोगों ने और साइकोलॉजिस्ट ने, सबसे बेहतर व्यक्तित्व यही होता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा यू नो गाइज, विचारशील। और प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं ना। विचारशील वही तो है जो कैसे होते हैं? लेखन आदर्शवादी होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? आदर्शवादी होते हैं, और साथ में आइडियलिस्टिक बहुत होते हैं। और कैसे होते हैं? अरे भैया, ये एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? एकांत प्रिय। और जो अकेला रहना पसंद करता है ना, वो असामाजिक जरूर होता है। कैसा होता है बच्चे? असामाजिक होता है। और जो असामाजिक होता है ना, उसके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। इट मीन्स ये सैद्धांतिक होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं बेटा? इसी प्रकार ये अंतर्मुखी होते हैं। कैसे? इंट्रोवर्ट होते हैं बेटा, अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये कैसे होते हैं? अमूर्त चिंतन वाले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनकी होती है। और कैसे होते हैं बेटा? भाई ये सीधी सी बात है, ये लेखन कला में उत्तम होते हैं। लेखन कला में उत्तम होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखिएगा, अगर हम इनकी और बात करें तो इसके साथ साथ ये और कैसे होते हैं बेटा? लेखन कला में उत्तम होने के बाद ये इंटेलिजेंट यानी प्रतिभाशाली होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? प्रतिभाशाली होते हैं। ये तार्किक बहुत होते हैं। ये कैसे होते हैं? तार्किक, लॉजिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना। कौन? विचारशील प्रधान व्यक्ति, कल्पनाशील जो लोग होते हैं। पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट, रुचि होती है इनकी, है ना। पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं। ऐसे विद्वान, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि सभी इसी श्रेणी के व्यक्तित्व के धनी होते हैं, विचारशील स्वभाव के। मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे सभी प्यारे बच्चों को।
निश्चित तौर पर मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। ये आइडियलिस्टिक होते हैं, ये सोलो प्रवृत्ति के होते हैं, ये इनसोशियल होते हैं, ये थेरेटिकल होते हैं, ये इनका रिटर्न वर्क जो होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के धनी होते हैं, ये प्रतिभाशाली यानी जीनियस टाइप के लोग होते हैं, ये इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं निश्चित तौर पर, और ये बिल्कुल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। यस 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 नरेश जी, बिल्कुल। तो आप ये बात विशेष ध्यान रख लीजिएगा मेरे प्रिय बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों। आप ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो कंसेप्ट है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो जिनकी थिंकिंग इस टाइप की होती है, आधुनिक दृष्टिकोण विद्वानों के अनुसार, प्रेजेंट टाइम के लोगों के अनुसार, ऐसे व्यक्तित्व के धनी इसी प्रकार के होते हैं। इज इट क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरी उम्मीद के साथ जरूर समझ में आ गया होगा कि सही मायने में भारतीय दृष्टिकोण व्यक्तित्व को सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के आधार पर डिफाइन करता है, जबकि आधुनिक प्रेजेंट टाइम के विद्वान जो हैं पर्सनैलिटी को नेचर वाइज उसे डिफाइन करते हैं, और इस नेचर को 3 स्टेप्स में डिफाइन करते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज इमोशनल, एंड सेकंड इज ऑल्सो वर्कर टाइप के, एंटर है ना, इंडस्ट्रियस टाइप के लोग होते हैं, और जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं वो थिंकिंग जिनका बेहतर होता है, थिंकर टाइप के जो लोग होते हैं, चिंतन टाइप के जो लोग होते हैं। ये सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया, एक एक की कैरेक्टरिस्टिक गुण और विशेषता को हमने पढ़ लिया है। मुझे विश्वास है ये दोनों तरीके के सिद्धांत आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आप पर्सनैलिटी में अंदर और डेप्थ में चले जाते रहोगे तो आपको सारी थ्योरीज फटाफट दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। बस यही हमारा पर्पज है कि हमारी क्लास हर एक बच्चे को भली भांति बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। बस हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है और हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप भले ही चैट बॉक्स में कमेंट ना करें, और अगर अच्छी लगती हो तो कर दिया करो भैया, उसमें जाता क्या है, क्योंकि आप ही तो मेरी ऊर्जा हो, आप ही तो मेरी प्रेरणा हो, आप ही मेरी शक्ति हो, और आप ही मेरे कौन हो, साध्य हो। मैंने आपको साध्य कह दिया है आपको, यानी मेरा टारगेट आप हो बस। और आपका टारगेट आपका टीचर बनने का एक सपना है, वो हम पूरा करके रहेंगे। बस यही जिद है, यही जुनून है, यही संकल्प है, और निश्चित तौर पर इसे पूरा करेंगे। लेकिन आपको क्लास को बेशुमार लोगों तक, अपने मिलने वाले मित्रों तक शेयर करना है, सबको बताना है कि भैया साइकोलॉजी पढ़नी है तो संजय सर के साथ आप जुड़ें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अपने भावों की अभिव्यक्ति चैट बॉक्स में बेशुमार दिया करो, अच्छा लगता है हमें। थैंक यू सो मच।